जय हिंद दोस्तों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम रेलवे एग्जाम्स के लिए साइंस के प्रीवियस ईयर के प्रश्न को करेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पहला प्रश्न दिया हुआ है कि घर्षण द्वारा किए गए कार्य एक क्षय नहीं होता, बल्कि वह तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। दोस्तों घर्षण के द्वारा किए गए कार्य एक क्षय नहीं होता, बल्कि वह तापीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। साथ ही दोस्तों हम जानते हैं ऊर्जा संरक्षण नियम से कि ऊर्जा का न ही तो निर्माण होता है, न ही इसको नष्ट किया जा सकता है, बल्कि ऊर्जा जो है संरक्षित रहती है, वह एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती रहती है। आगे दिया है एक वस्तु को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है, उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती जाती है। तो इसको भी ध्यान में रखिए दोस्तों, जब किसी वस्तु को हम लंबवत ऊपर की ओर फेंकते हैं तो उसकी स्थितिज ऊर्जा जो है वो बढ़ती जाती है और गतिज ऊर्जा घटती जाती है। लेकिन दोस्तों गति के दौरान हर एक बिंदु पर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का कुल मान जो है हमेशा टोटल मान के बराबर होता है। किसी भी बिंदु पर दोस्तों गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है वो हमेशा बराबर होता है। आगे दिया है ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई हर्ट्ज होती है। दोस्तों ध्वनि तरंग की आवृत्ति मापने की इकाई हर्ट्ज होती है, जिसको कैपिटल एच और स्मॉल जेड के द्वारा सूचित किया जाता है। आगे दिया है किसी वस्तु को गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब की स्थिति वक्रता केंद्र पर होगी। दोस्तों यदि किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, और साथ ही दोस्तों वो वस्तु के ऊंचाई के समान ही बनेगा। आगे दिया है चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व कैल्शियम है। दोस्तों चौथे आवर्त और दूसरे समूह में मौजूद तत्व जो है वो कैल्शियम है। आगे है किसी व्यक्ति द्वारा बेकिंग सोडा घोल लेने से एसिडिटी ठीक हो जाती है। दोस्तों एसिडिटी जिसको हिंदी में अम्लीयता कहते हैं, अर्थात पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, उसी को एसिडिटी कहा जाता है। साथ ही दोस्तों अम्ल को जब क्षार में मिला दिया जाएगा तो वह उदासीन हो जाएगा और एसिडिटी जो है ठीक हो जाएगा। इसलिए दोस्तों बेकिंग सोडा मिलाया जाता है, क्योंकि बेकिंग सोडा जो है दोस्तों क्षारीय प्रकृति का होता है, जिस वजह से यह अम्लीयता को उदासीन कर देता है। आगे दिया है हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से मिथिलीन समूह द्वारा अलग होता है। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य दोस्तों पिछले जो सदस्य होते हैं उनसे मिथिलीन समूह द्वारा अलग होता है। आगे है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेट को पानी में घोलने पर यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को दोस्तों पानी में घोलने पर वह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों जिप्सम का जो सूत्र होता है वह CaSO4 इंटू 2H2 होता है। CaSO4 इंटू 2H2 होता है। आगे दिया है स्थिति या गति अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है। दोस्तों स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति जड़त्व कहलाती है। आगे दिया है विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा होता है। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक इकाई किलोवाट घंटा होता है। आगे दिया है पपीता पौधा कायिक प्रवर्धन द्वारा नहीं बढ़ती है। इसको भी ध्यान रखिए दोस्तों, पपीता जो पौधा होता है वो कायिक प्रवर्धन के द्वारा नहीं बढ़ता है, लेकिन दोस्तों गन्ना, गुलाब ये ऐसे पौधे हैं जो कायिक प्रवर्धन के द्वारा भी उगने लगते हैं, अर्थात बढ़ने लगते हैं। आगे दिया है जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं। दोस्तों जीवाश्म ईंधन जलने पर मुक्त होता है कार्बन, नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड, और ये अम्लीय ऑक्साइड कहलाते हैं, क्योंकि ये ऑक्साइड अधातु के ऑक्साइड होते हैं, जिस वजह से इनको अम्लीय ऑक्साइड कहा जाता है। आगे दिया है गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में प्रयुक्त होता है। दोस्तों गैल्वेनोमीटर जो है ये बहुत ही कम धारा को मापता है, लेकिन अत्यधिक धारा को मापने के लिए अमीटर का प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर दोस्तों ये विद्युत धारा की दिशा को बताता है कि विद्युत धारा किस दिशा में बह रहा है, और साथ ही ये विद्युत धारा को सूचित करता है कि किसी परिपथ में विद्युत धारा है या नहीं। आगे दिया है दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती हैं, जिसे स्नायु कहा जाता है। स्नायु को दोस्तों लिगामेंट भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको स्नायु को इंग्लिश में लिगामेंट भी कहा जाता है। इसको भी ध्यान रखिएगा। दो अस्थियों को जोड़ने वाली जो संयोजी ऊतक होती है वो स्नायु कहलाती है, जिसको इंग्लिश में लिगामेंट कहा जाता है। इसको दोस्तों आप BBL ट्रिक से याद कर सकते हैं, BBL अर्थात बोन, बोन और लिगामेंट।
इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं। आगे दिया है परमाणु संख्या 57 वाला तत्व डी ब्लॉक से संबंधित होता है। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व दोस्तों डी ब्लॉक से संबंधित होता है। आगे दिया है इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। दोस्तों इथेनॉल जिसका सूत्र अणुसूत्र दोस्तों इथेनॉल जिसका अणुसूत्र C2H5OH होता है, इसको दोस्तों इथेन में परिवर्तित करने के लिए अर्थात C2H6 इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। आगे दिया है ओडोमीटर का प्रयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है। दोस्तों मोटरसाइकिल में ओडोमीटर लगा होता है जो कि दूरी को बताता है कि मोटरसाइकिल जो है कितनी दूरी तय कर चुकी है। तो ओडोमीटर दोस्तों दूरी को मापता है और साथ ही दोस्तों मोटरसाइकिल में स्पीडोमीटर भी लगा होता है जो कि स्पीड यानी कि चाल को दर्शाता है। आगे दिया है आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Fe2O3 होता है। आयरन ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Fe2O3 होता है। आगे दिया है 35, 53 और 85 की परमाणु संख्या के तत्व हैलोजन होते हैं। दोस्तों 35, 53, 85 की परमाणु संख्या वाले जो तत्व हैं वो हैलोजन होते हैं। आगे दिया है घर्षण बल बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है। दोस्तों घर्षण बल जो होता है वो बल की दिशा के विपरीत कार्य करता है, अर्थात जिस दिशा में वस्तु गति करती है उस गति के विपरीत दिशा में घर्षण बल लगता है। आगे दिया है किसी वस्तु को मुख्य फोकस पर रखने पर अभिसारित दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक आवर्धित होता है। दोस्तों उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों में से किसी भी दर्पण पर यदि वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब जो है वो अनंत पर बनता है, और जब प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो प्रतिबिंब अत्यधिक आवर्धित यानी अत्यधिक बड़ा बनता है। आवर्धित का अर्थ दोस्तों बड़ा होता है। साथ ही दोस्तों अभिसारी दर्पण जो है वो अवतल दर्पण को कहा जाता है। अवतल दर्पण दोस्तों अभिसारी दर्पण कहा जाता है क्योंकि जब दोस्तों अनंत से कोई प्रकाश किरण आती है तो वो फोकस पर आकर लगने लगती है, फोकस पर अभिसारित हो जाती है। आगे दिया है गर्भाशय में भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाला ऊतक प्लेसेंटा होता है। आगे दिया है एवोगाड्रो संख्या A0 द्वारा निरूपित की जाती है। एवोगाड्रो संख्या को A0 के द्वारा निरूपित किया जाता है। आगे दिया है आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु हाइड्रोजन है। दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु जो है वो हाइड्रोजन है, जो कि शुरू में ही रहता है। आगे दिया है कि रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि आयाम बढ़ने से बढ़ती है। दोस्तों रेडियो के द्वारा उत्पादित जो ध्वनि होती है वो आयाम के बढ़ने से बढ़ती है। आयाम दोस्तों माध्य स्थिति के कण द्वारा माध्य स्थिति के अधिकतम विस्थापन को आयाम कहा जाता है। जैसे दोस्तों आप देख सकते हैं, जैसे ये माध्य स्थिति हो गया किसी तरंग का, तो इस माध्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन को आयाम कहा जाता है। ये जो अधिकतम विस्थापन है दोस्तों इसी को आयाम कहा जाता है। तो साथ ही दोस्तों अगर आयाम का इकाई पूछे तो मीटर होता है, क्योंकि दोस्तों आयाम जो है एक दूरी है, अधिकतम विस्थापन है, तो इसका जो इकाई होगा वो मीटर हो जाएगा। आगे दिया है पपीता एक उभयलिंगी पुष्प होता है। पपीता दोस्तों एक उभयलिंगी पुष्प होता है। आगे है दबाव एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। दोस्तों दबाव जो है चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। चालक के प्रतिरोध को दोस्तों पदार्थ की प्रकृति और लंबाई, चालक तार की लंबाई तथा अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है, ये जो है तीनों मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं, और साथ ही टेम्परेचर, ताप भी दोस्तों प्रतिरोध को प्रभावित करता है। आगे दिया है एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर लागू बल के समानुपाती होता है। एक निकाय के संवेग में परिवर्तन की दर लागू बल के समानुपाती होता है। आगे है प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती है।
प्रतिध्वनि दोस्तों ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। दोस्तों जो ध्वनि परावर्तक सतह के लौट कर आती है उसी लौटने वाली ध्वनि को हम लोग प्रतिध्वनि कहते हैं। साथ ही दोस्तों प्रतिध्वनि को सुनने के लिए जो परावर्तक सतह है और जो स्रोत है उन दोनों के बीच कम से कम 17 मीटर का गैप होना चाहिए। कम से कम दोस्तों 17 मीटर का गैप होना चाहिए स्रोत और परावर्तक सतह के बीच में। आगे दिया है अग्नाशयी रस में मौजूद ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। अग्नाशयी रस में मौजूद ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। साथ ही दोस्तों अग्नाशय जो है 3 प्रकार का एंजाइम जो है स्रावित करता है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में लैट के नाम से याद रखते हैं। यहाँ पर एल का मतलब लाइपेज, ए यानी एमाइलेज और टी यानी ट्रिप्सिन हो जाता है। लाइपेज दोस्तों ये जो है वसा का पाचन करता है, एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है और ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। तो इन तीनों को भी ध्यान रखिएगा। आगे दिया है यदि साइकिल की गति 2 गुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। दोस्तों साइकिल की जो गति है 2 गुनी कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा जो है वो 4 गुनी हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों गतिज ऊर्जा बराबर गतिज ऊर्जा जिसको के से सूचित किया जाता है बराबर 1/2 m इंटू वी स्क्वायर होता है। और यदि दोस्तों गति को यानी कि वी को 2 गुना कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये 4 गुना हो जाएगा, यानी कि दोस्तों ये 4 गुना हो जाएगा। आगे दिया है ऑक्सीजन के अणु में एक दोहरा सहसंयोजक बंध होता है। ऑक्सीजन के अणु में दोस्तों एक दोहरा सहसंयोजक बंध होता है। आगे है फिनोल्फथैलीन को सिरके में जलने पर घोल रंगहीन हो जाता है। फिनोल्फथैलीन को सिरके में डालने पर दोस्तों घोल जो है रंगहीन हो जाता है, क्योंकि सिरका दोस्तों अम्लीय प्रकृति का होता है। आगे दिया है धोवन सोडा की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। दोस्तों धोवन सोडा जिसका सूत्र धोवन सोडा दोस्तों जिसका अणुसूत्र Na2CO3 इंटू 10H2 होता है। धोवन सोडा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl के साथ अभिक्रिया कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आगे दिया है स्तनधारी 4 कोष्ठीय हृदय युक्त गर्म रक्त वाले प्राणी होते हैं। दोस्तों जो स्तनधारी होते हैं उनका हृदय जो है 4 कोष्ठकों में बटा होता है और साथ ही दोस्तों ये गर्म रक्त वाले प्राणी होते हैं। अर्थात दोस्तों बाहर का जो वातावरण है, बाहर की जो ताप है, बाहर का जो तापमान है वो उनके शारीरिक तापमान को परिवर्तित नहीं करता है, अर्थात उनके अंदर एक नियत ताप होता है। जैसे दोस्तों मनुष्य का जो नियत ताप है वो लगभग 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो हमेशा ही बना रहता है। तो चलिए दोस्तों हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।